बेटी, तुम एक मामूली प्रोजेक्ट के लिए अपने बच्चे की जान से खिलवाड़ कर रही हो। मम्मी, तुम परसों किसी भी हालत में यहाँ पहुँच ही जाना। परसों मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो जाऊंगी और अगले दिन सुबह ऑपरेशन हो जाएगा। फोन पर अनन्या के मुंह से ये बात सुनते ही वैशाली जी के हाथ पैर फूल गए। क्या बात है अनन्या, तुम्हारी डिलीवरी में तो अभी पूरा 17 दिन है, फिर अचानक क्या परेशानी आ गई कि एकदम से ऑपरेशन की इमरजेंसी आ गई। सब ठीक तो है ना? वो घबरा कर बोली, मम्मी सब ठीक है। दरअसल बात यह है कि ऑफिस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट आया है जो किसी भी कीमत पर मुझे ही करना है। यदि मेरी डिलीवरी की ड्यू डेट तक रुक गई तो समय पर ऑफिस ज्वाइन नहीं कर पाऊंगी और वो प्रोजेक्ट मेरे हाथ से निकल जाएगा। मेरे करियर के लिए यह प्रोजेक्ट बहुत ही ज़रूरी है। उधर से अनन्या का जवाब आया, क्या? वैशाली जी परेशान हो उठी। तुम एक मामूली प्रोजेक्ट के लिए अपने बच्चे की जान से खिलवाड़ कर रही हो, प्रीमेच्योर डिलीवरी करवा रही हो। अनन्या, तुम पागल हो गई हो क्या? ओह मम्मी, इतना परेशान मत हो। मैंने डॉक्टर से बात कर ली है, बच्चा पूरा डेवलप्ड हो चुका है, कोई खतरा नहीं है। हाँ, यदि ज़रूरत पड़ी तो 2 से 4 दिन इंक्यूबेटर में रखना पड़ेगा बस। अनन्या बोली, अरे तू माँ है या कसाई? एक मासूम बच्चे से माँ की कोख में पलने के नर्सिंग अधिकार को भी छीन रही है। वैशाली जी ने गुस्से में कहा, तुझे मैटरनिटी लीव मिल जाएगी 6 महीने की, फिर तू ऐसा कर रही है। क्या करूं मम्मी, मेरी भी मजबूरी है। यदि मैं ऐसा नहीं करूंगी तो मेरा करियर 4 से 5 साल पीछे चला जाएगा। प्रोजेक्ट तो 6 महीने के लिए नहीं रुक सकता और ना तुम तो जानती हो मैंने कितनी मेहनत से पढ़ाई की है और करियर बनाने के लिए संघर्ष किया है। अब अवसर मिला है अपनी मेहनत का फल पाने का। तुम बस समय पर आ जाना। अनन्या ने बिना वैशाली जी का जवाब सुने फोन रख दिया। वैशाली जी परेशान हो उठी। ये कैसी माँ है, एक भौतिक वस्तु के चलते अपने कोख में पलती नन्ही सी जान के साथ खिलवाड़ कर रही है। उसका मन किसी भी तरह से इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि बच्चे को यूं जबरदस्ती समय से पहले जन्म दिया जाए। मातृत्व तो कितना सुखद एहसास होता है, एक एक पल अपने बच्चे को पेट के अंदर विकसित होते हुए महसूस करना, उसकी हलचल से आनंदित होना। और ये लड़की आज समय ही इस सुख से वंचित होना चाहती है। वैशाली जी को उस आजन्मे शिशु की चिंता होने लगी। वह मन करुण से भर उठा। वैशाली जी का मन जब बहुत परेशान हो गया तो वो बाहर पति के पास जाकर बैठ गई। वो पेपर पढ़ रहे थे। पेपर में नजरें गड़ाए हुए ही उन्होंने पूछा, क्या हुआ? फोन पर किस पर बरस रही थी? आपकी लाडली पर, वैशाली जी गुनगुनाते हुए बोली। क्यों, क्या हुआ? पति की नजरें पूर्ववत पेपर पर जमी हुई थी। तब वैशाली जी ने अनन्या से हुई सारी बात कह सुनाई। सुनकर शेखर जी भी स्तब्ध रह गए। पेपर एक ओर रखकर गुमसुम से बैठे रहे। कुछ देर तक इस विषय पर बातचीत करने के बाद शेखर जी ने कहा, जो हुआ सो हुआ। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि वैशाली समय पर बेंगलुरु कैसे पहुंची। भोपाल से बेंगलुरु डायरेक्ट फ्लाइट से भी नहीं है। भोपाल से पहले मुंबई और फिर मुंबई से बेंगलुरु जाना पड़ेगा। इतना कहकर शेखर जी ऑनलाइन टिकट बुक कराने लगे। चलो, इस हाईटेक जमाने के कुछ तो फायदे जरूर हैं। वैशाली जी तो निश्चिंत थी कि अभी बहुत समय है जाने में, लेकिन अब उन्हें जल्दी से जल्दी रवाना होना होगा। वो पड़ोस में जाकर उनके रसोइये से बात कर आई कि जब तक वो नहीं है वो आकर सुबह शाम शेखर जी का खाना बना दिया करे।
फिर वो अपना बैग तैयार करने लगी। सोचा था कि 15 से 20 दिन वहाँ रहकर अनन्या व बच्चों को खुद लेकर भोपाल आ जाएंगी। भगवान है, अनन्या उसे भला सास ससुर मिले हैं, वरना आजकल की लड़कियों के सामने करियर के चलते बच्चे पालना कितना मुश्किल हो जाता है, और करियर के चलते माँ भी कहाँ बनना चाहती है वो। अनन्या की उम्र भी 30 पार हो गई थी। उसके सास ससुर के सामने वो खुद को अपराधी सा महसूस करने लगी थी, क्योंकि उनकी बेटी ही अपने करियर में नई ऊंचाइयों को छूने की हसरत में परिवार बढ़ाने को तैयार नहीं थी। जब अनन्या ने अपना 35वां बर्थडे मनाया, तब उन्होंने अनन्या के पास जाकर उसे खूब समझाया। आयुष व उसके माता पिता की इच्छा का मान रखने का वास्ता दिया, तब कहीं जाकर वह माँ बनने को तैयार हुई। वो तो ईश्वर की कृपा से अभी तक सब ठीक ठाक ही है, और माँ बच्चे दोनों स्वस्थ हैं। नहीं तो 35 की उम्र में प्रेगनेंसी के समय कई समस्याओं की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। वैशाली जी सामान जमाते हुए सोचने लगी कि पहले बेटियां प्रसव के लिए मायके आती थी, अब माँ को जाना पड़ता है। पहले खुशखबरी मिलते ही झबले सिलने और स्वेटर बुनने का कार्यक्रम शुरू हो जाता है। अब बाजार से सब रेडीमेड मिल जाता है। छोटी छोटी बातों से जुड़ी हुई मातृत्व की नन्ही नन्ही खुशियों के धागे इस पीढ़ी में विलुप्त हो गए हैं। नियत दिन सुबह ही वैशाली जी बेंगलोर पहुंच गईं। ड्राइवर उन्हें लेने एयरपोर्ट पहुंच गया था। घर पहुंची तो अनन्या व आयुष दोनों ही घर पर नहीं थे। आयुष तो ठीक है, लेकिन अनन्या को तो आज घर पर ही होना चाहिए था। सास ने बताया कि आज वो ऑफिस में अपने कुछ जरूरी काम पूरे करने गई है, क्योंकि कल से तो वह छुट्टी पर रहेगी। शाम के 7 बजे अनन्या व आयुष घर आए। दूसरे दिन सुबह समय पर सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचे गए। अनन्या को ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। बाहर सभी आतुरता से नए मेहमान के आने की प्रतीक्षा करने लगे। 40 मिनट बाद नर्स ने आकर खुशखबरी दी कि बेटा हुआ है। बच्चा कैसा है? अनन्या कैसी है? बच्चा बाहर लाकर कब देंगे? सबने मिलकर ढेर सारे सवाल पूछ डाले। बच्चा ठीक है, डॉक्टर चेकअप कर रहे हैं, थोड़ा समय लगेगा। अनन्या बिल्कुल ठीक है, अभी स्टेज लग रहे हैं, थोड़ी देर में रूम में शिफ्ट कर देंगे। नर्स ने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो अंदर चली गई। सभी के चेहरे पर राहत के भाव आ गए। कुछ ही देर के बाद अनन्या को रूम में शिफ्ट करा दिया गया। डॉक्टर नींद व पेन किलर का इंजेक्शन देकर चली गई। वैशाली जी का मन बच्चे के लिए छटपटा रहा था। तभी नर्स ने आकर कहा कि नर्सरी में चलकर बच्चे को देख लें। वैशाली जी व उनकी समधन अरुणा जी दोनों नर्स के साथ चल पड़ी। देखा बच्चा इनक्यूबेटर में है। गोरा गदबदा प्यारा सा शिशु सिर्फ डायपर पहने ही बिना कपड़ों के तेज लाइट के नीचे पड़ा रो रहा था। दोनों के दिल तार तार हो गए। नानी, दादा दादी, पिता सब यहाँ पर हैं, लेकिन यह मासूम अपनों की गोद को तरसता हुआ यहाँ अकेला पड़ा रो रहा है। दोनों की आंखें भर आईं। पहली बार वैशाली जी को बेटी के उच्च शिक्षित होने व जिद करने पर बहुत क्रोध आया। नर्स के कहने पर कि यहाँ अधिक देर तक रुकने की इजाज़त नहीं है, बेबन से दोनों
वापस आ गईं। वैशाली जी का मन बुझ सा गया था। उन्हें अनन्या से बात तक करने का मन नहीं कर रहा था। 6 दिन बाद जब बच्चा अब पूरी तरह से स्वस्थ है कहकर डॉक्टर ने उसे घर ले जाने की बात करके वैशाली जी की गोद में दिया, जब उनके कलेजे को ठंडक मिली। अब वैशाली जी व अरुणा जी ही दिन रात बच्चे की देखभाल करती रहती। अनन्या दिन भर फोन या लैपटॉप पर अपने ऑफिस का काम करती रहती। 20 से 22 दिन बाद ही उसने ऑफिस ज्वाइन कर लिया। अब तो वह इतना व्यस्त हो गई कि 5 मिनट भी बच्चे के पास बैठ नहीं पाती थी। अपनी बेटी का व्यवहार देखकर वैशाली जी उसकी सास के सामने संकोच से गिर जाती। आयुष तब भी बच्चे पर जान छिड़कता। वह जब भी समय मिलता बच्चे को संभालता। पिता का पूरा प्यार देने की कोशिश कर रहा था। वैसे तो सब अच्छे से हो रहा था, बस माँ के प्यार की कमी थी बच्चे को। हम सब तो देखभाल में लगे थे, लेकिन कहीं मेरी बेटी भी बहुत कुछ खो रही थी। मुझे दुख था। दिन बीतते जा रहे थे। शेखर जी अकेले उकता गए थे। वैशाली जी भी अब घर वापस जाना चाहती थी। उन्होंने अनन्या से अपने साथ भोपाल चलने को कहा, पर उसने साफ मना कर दिया कि जिस प्रोजेक्ट के लिए उसने अपनी डिलीवरी जल्दी ही करवा ली, अब उसे छोड़कर वह कहीं नहीं जा सकती। यदि वैशाली जी जाना चाहें तो जा सकती हैं। वह बच्चे के लिए आया रख लेगी। वैशाली जी सुन्न रह गईं। बच्चे को आया के हाथ सौंपने का तो वह सोच ही नहीं सकती थी। अनन्या बच्चे को जन्म देकर भी माँ नहीं बन पाई। वैशाली जी ने कठोर शब्दों में उसे समझाना चाहा तो वह बहुत मायूस व दुखी स्वर में बोली, मम्मी, यह उच्च शिक्षा की भूत भी तो तुमने ही मेरे दिलो दिमाग में भरा था ना। तुम खुद इतनी अधिक महत्वाकांक्षा थी अपनी इकलौती बेटी को लेकर कि यहाँ तो बेटों से भी अधिक ऊंचा मुकाम हासिल करेगी, और अब तुम चाहती हो कि मैं वहाँ से नीचे आ जाऊँ। तो अब ऐसा नहीं होगा। अब इस मुकाम को बरकरार रखना है और आगे बढ़ते जाना ही मेरी जिंदगी है, मेरा सपना है। तुमने ही दुनिया भर की महिलाओं के उदाहरण देकर मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया और अब नीचे खींच रही हो। कुछ दिन के लिए मेरी अब तक की मेहनत पर पानी फिर जाएगा। तुमने पढ़ाई में हमेशा मेरा साथ दिया व मेरा हौसला बढ़ाया। कभी मैं थक जाती या परीक्षा के समय हताश हो जाती तो तुम ही मेरा संबल बनती, मेरा मनोबल बढ़ाती। तुमने पढ़ाई में मेरा इतना साथ दिया, अब जिंदगी के इम्तिहान में भी मेरा साथ दे दो। फिर वह सास से बोली, मुझे गलत मत समझिए, अपने बच्चे से मैं भी बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके प्रति लापरवाह नहीं हूँ, बस मैं इतना जानती हूँ कि मुझसे भी ज़्यादा प्यार करने वाले सुरक्षित हाथों में है वो। आप दोनों के रहते मैं पूर्णतः निश्चिंत हूँ। कुछ महीनों की बात है, बस मेरा साथ दे दीजिए प्लीज़। फिर मैं खुद अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाऊंगी, एक माँ का फर्ज निभाऊंगी, उसको हंसता खेलता बढ़ता देखूंगी। बस थोड़ा टाइम दे दो मुझे। इतना कहकर अनन्या अपना बैग उठाकर थके कदमों से ऑफिस के लिए निकल गईं। वैशाली जी व अरुणा जी एक दूसरे से नजरें चुराती हुई चुपचाप अनन्या को जाते हुए देखती रहीं। सच ही है, इस हाईटेक जनरेशन को जन्म देने वाले तो हम ही हैं।
हमने उन्हें पारिवारिक मूल्य व महत्व सिखाया ही कहाँ। बचपन से ही उन्हें बड़ी बड़ी डिग्रियां व मल्टीनेशनल कंपनियों में ऊंचे पद हासिल करने की शिक्षा देते रहे। भूल तो कहीं ना कहीं हमसे ही हुई है कि हम उस परिवार के रीति रिवाज का महत्व समझा ही नहीं पाए। अब वो इतना आगे बढ़ गए हैं कि पीछे आगे से इतने सालों मेहनत पर पानी फिर जाएगा। हमें ही इस पीढ़ी को रूढ़ियों की तोड़कर आसमान छूने के लिए प्रेरित किया है। अब कैसे उम्मीद करें कि वो धरती पर घोंसला बनाकर रहेंगे। बस चिंता तो अनन्या की सेहत की थी, लेकिन कुछ पाने का मूल्य तो हमेशा चुकाना पड़ता है। हमें अलग मूल्य चुकाने पड़ते हैं व हाईटेक जनरेशन को अलग मूल्य चुकाने पड़ेंगे। अनायासी वैशाली जी व अरुणा जी को इस हाईटेक जनरेशन से सहानुभूति हो आई। अनन्या का प्रोजेक्ट कंप्लीट होने तक उन्हें ही बच्चे को संभालना था। बेचारी दोनों ही मोर्चे पर पिस रही थी। दोनों देर तक अपनी सोच में डूबी रही। अंदर बच्चा नींद से खुल जाने पर रोने लगा। बच्चे की रोने की आवाज़ सुनकर दोनों चौंक गईं व तत्पर से कमरे की ओर बढ़ गईं। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए मोटिवेशनल स्टोरी। मिलते हैं और एक नई कहानी के साथ।